सोचिए दो कंट्रीज हैं, दोनों की इनकम बराबर है। एक कंट्री में एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा है, वहीं दूसरी कंट्री में इनकम सेम होने के बावजूद एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट में कमी है, गरीबी भी है। तो क्या दोनों को इक्वली डेवलप्ड कहा जा सकता है सिर्फ इस वजह से कि दोनों की इनकम या नेशनल इनकम बराबर है? चलिए जानते हैं इस चैप्टर में। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग एंड मेजरमेंट। सबसे पहली बात, ये लेक्चर, ये चैप्टर, ये टॉपिक किन किन के लिए करवाया जा रहा है। देखो, अगर तुम GNDU से हो, 5th सेमेस्टर में हो तो तुम्हारे लिए है। अगर किसी ऐसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इवन स्कूल में हो जहां पर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, अलग अलग नाम से ये टॉपिक आता है सिलेबस में, तो इसके अंडर ये वाला टॉपिक अगर तुम्हारे सिलेबस में है तो ये वीडियो भी तुम्हारे लिए है। चलो शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना विद इंट्रोडक्शन। ध्यान से सुनना। देखो, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मदद मिलती है इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस एंड इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से किसी भी एक देश में गरीबी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी कम होती है, बैकवर्डनेस कम होती है एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होने का मतलब क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होने का मतलब जीवन स्तर बढ़ना, लोगों का रहने सहने के ढंग में इंप्रूवमेंट आना, बढ़ना। बाकी लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में और ज्यादा जानेंगे जब हम ये इकोनॉमिक वेलफेयर वाली लाइन पर आएंगे। अब देखो डेफिनेशन क्या है। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीजेस ओवर टाइम। डेफिनेशन का मतलब यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर टाइम के साथ साथ बढ़ता है। ठीक, अब ये पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर है क्या? सबसे पहले जानो पर कैपिटा इनकम क्या होती है। वैसे तो जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में बहुत क्लैरिटी होती जाएगी, पर फिर भी शॉर्ट में समझ लो। मान लो अगर मैं पूरे देश की इनकम या कहें तो नेशनल इनकम को देश के हर व्यक्ति में बराबर बांट दूं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो एक व्यक्ति के पास जितनी इनकम आएगी उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं पूरे देश की इनकम को हर एक व्यक्ति जो उस देश में रह रहा है उसमें इक्वली या बराबर बांट दूं, तो हर एक व्यक्ति के पास जितनी इनकम आएगी या उसकी जितनी इनकम होगी उसी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक, अगर अभी भी नहीं समझ आया वीडियो को पीछे करना, फिर से सुनना, और अगर अब तब भी नहीं आया तो चैप्टर को आगे बढ़ने दो। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मैं इसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी जब हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट होना मतलब जीवन स्तर बढ़ना। इसका क्या मतलब है? कोई भी इंसान के खाने में, जिस घर में वो रहता है उसमें, जो कपड़े वो पहनता है, जो नौकरी वो करता है, जब इन सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट होती है, उसकी इनकम बढ़ती है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जिस घर में वो रह रहा है वो घर अंदर से उसकी इनकम बढ़ने की वजह से वो रेनोवेट करवा लेता है, उसमें और पेंट करवा लेता है, उसे और सजा लेता है, खाना अच्छी क्वालिटी का वो ले पाता है, महंगा ले पा रहा है, तो मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर रहा है। राइट? सो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करेगा, रहने सहने का ढंग इंप्रूव होगा, इसका मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर इंप्रूव हुआ है। ठीक, सो वही चीज है कि अगर पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ओवर द टाइम, समय के साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है।
आया समझ? ये थी डेफिनेशन। आगे, इकोनॉमिस्ट्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ विद चेंज। ग्रोथ विद चेंज यानी कि इनकम में ग्रोथ होनी, पर सिर्फ इनकम ही ना बढ़नी बल्कि इनकम के साथ साथ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी चेंज आना, वो भी बढ़ना। एक ही बात है, दो तरह से कही गई है। अकॉर्डिंग टू मायर एंड बाल्डविन, देखो मैं प्रोनाउंसिएशंस में अच्छा नहीं हूं, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, तुम देख लेना। अकॉर्डिंग टू मायर एंड बाल्डविन, इन दोनों के अकॉर्डिंग, a study of poverty of nations has even more urgency than a study of the wealth of nations। यानी कि मायर एंड बाल्डविन ये कह रहे हैं जो स्टडी ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ पॉवर्टी ऑफ नेशंस। क्या मतलब है इसका? देखो, स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब होता है स्टडी करना, रिसर्च करना, अध्ययन करना। किस चीज़ पर? कि कोई भी देश की जो वेल्थ है वो कैसे क्रिएट होती है, कैसे यूज़ होती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है। दोबारा सुनो, स्टडी ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब होता है किसी भी देश की जो वेल्थ है वो कैसे क्रिएट होती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे यूज़ होती है, इस चीज़ की स्टडी करना, अध्ययन करना, रिसर्च करना। ठीक। वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ मतलब धन, संपत्ति। जो भी चीज़ें लाइक घर, खाना, रहना, गाड़ी, ये सब चीज़ें बेसिकली वेल्थ के अंडर जितने भी वैल्यूएबल एसेट्स हैं सब कुछ वेल्थ में आ जाता है। इस चीज़ की स्टडी करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है स्टडी करना ऑफ पॉवर्टी ऑफ नेशंस। देश में जो गरीबी है उसे कैसे ख़त्म करना है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, कैसे जो गरीबी रेखा के नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग आ रहे हैं उन्हें कैसे ऊपर लेके आना है, कैसे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है, इसकी स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन स्टडी ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये था पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब ये पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है इस पूरी ब्रांच का, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, इसीलिए इसके इंट्रो को मैंने थोड़ा खुल के, थोड़ा डीप में समझाया है। हमने इसमें क्या पढ़ा है? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए ज़रूरी है। इससे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस रिड्यूस होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। डेफिनेशन पढ़ी हमने। मायर और बाल्डविन की जो लाइन है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना ज़रूरी है। ठीक है, इतना नोट मत करो, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। सरप्राइज़ वैसे क्या है, चलो अभी बता देता हूँ। तुम्हें मैं इन चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो चैप्टर तुम्हारे बुक में 22 से 23 पेजेस का है, मैं उसे समराइज करके उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ 7 से 8 पेजेस में तुम्हें कंक्लूड करके दूंगा। एग्ज़ाम टाइम पर भी और अभी भी रिवीजन के लिए उससे बढ़िया नोट्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब में से सारी चीज़ें उन नोट्स में मैंने डाली हैं, खुद लिखा है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं वो। और क्या ये नोट पेड हैं या फ्री हैं, कैसे मिलेंगे, सब कुछ तुम लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ वीडियो पॉज करके इसे रीड कर लो और कुछ नहीं। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। मैं पहले क्लियर कर दूं, इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ करी जा सकती हैं, सेम कई बार कई कॉन्सेप्ट्स में आगे मानी भी जाएंगी, बट इस चैप्टर के लिए अभी फ़िलहाल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो अलग चीज़ें ही मान के चलो तो बेहतर रहेगा। क्या डिफरेंस है आगे क्लियर होगा। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग जानते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? जब लंबे समय तक आगे या लॉन्ग टर्म में इंक्रीज आए, किसमें? रियल पर कैपिटा इनकम या फिर रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री में, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। पर कैपिटा इनकम हमने पढ़ लिया है, पर रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या? रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या?
समझते हैं अच्छे से। अब देखो यार, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ रियल पर कैपिटा इनकम है क्या। बताने के बाद मुझे पता है तुम्हें इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये होती क्या है। देखो, रियल पर कैपिटा इनकम होती है जब महंगाई को हटा दिया जाए, उसके बाद जितनी एक व्यक्ति की एक देश में परचेजिंग पावर रहती है उसे रियल पर कैपिटा इनकम कहते हैं। दोबारा सुनो, एक देश में एक व्यक्ति के परचेजिंग पावर महंगाई बढ़ने के बाद इंक्रीज और हुई है या नहीं हुई है, उस हिसाब से या उसे ही रियल पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अब एग्जांपल समझते हैं। तुम्हें ये समझ नहीं आया, ये मुझे भी पता है, मुझे भी नहीं आया था अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब हमें टीचर ने ऐसे बताया था। सुनो, अब मैं तुम्हें यहां पर एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। दो कंडीशन लेते हैं, केस 1 और यहां पर लेते हैं केस 2। तो केस 1 में हमारा जो प्यारा सा चंटू है, ठीक है, चंटू हम बनाएंगे अच्छा सा प्यारा सा बंदा, ये है चंटू, ठीक है। कोई उसके लातों टांगों और मुंह पे कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, किसी के ऐसे मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। अब जो चंटू भाई साहब हैं हमारे, इनकी पर कैपिटा इनकम पहले थी 1,00,000 रुपए, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, जब भी हमने अपनी पर कैपिटा इनकम कोई देखा, तो हमारे ये चंटू भाई साहब, फिर से बनाएंगे सुंदर से चंटू, हाँ, अब यहाँ पर उनकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है, वो बड़े हो गए हैं। तो अब इनकी जो पर कैपिटा इनकम हो गई है दैट इज 1,10,000, 1,10,000 रुपए। पर हुआ क्या, इनकी पर कैपिटा इनकम तो बढ़ गई, अच्छी बात है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी आई, या कहो तो महंगाई भी बढ़ी। कितनी? 10% से महंगाई भी बढ़ गई। तो भाई साहब, जितनी उनकी पर कैपिटा इनकम पहले थी और इतनी पर कैपिटा इनकम पर वो जितनी चीजें खरीद पा रहे थे, या कहो तो उस टाइम पर इनकी चीजें खरीदने की जो पावर थी या जो परचेजिंग पावर थी, वो यहां पर इस केस में और इस केस में सेम रहने वाली है। क्योंकि भले ही इनकम बढ़ गई हो पर महंगाई भी उस हिसाब से उतनी ही बढ़ गई है। तो यहां पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आया पर रियल पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज नहीं आया। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई, इसीलिए कोई भी चीजें जो वो खरीद सकते थे उसे खरीदने की पावर उतनी ही रही। जितना इनकम बढ़ी उतना परसेंट महंगाई भी बढ़ गई, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी, रियल पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। फर्क समझ आया पर कैपिटा इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम में? आई होप समझ आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो। जो मैंने तुमसे कहा था वही चीज मैंने एग्जाम्पल से समझाई है। जब हम महंगाई को भी कंसिडर करते हैं, उस टाइम पर जो भी एक व्यक्ति की परचेजिंग पावर रहती है, चाहे पर कैपिटा इनकम बड़ी ही क्यों ना हो, वो परचेजिंग पावर अगर महंगाई के बढ़ने के हिसाब से ही बढ़ी है तो रियल पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। बट अगर उससे ज्यादा बढ़ी है, इनकम महंगाई से ज्यादा बढ़ी है, तो रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, अदरवाइज नहीं हुई है। इससे ज्यादा अच्छे से मैं रियल पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता था। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज वीडियो को पीछे करो, दोबारा देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री। अब कंट्री के रियल आउटपुट के बढ़ने का मतलब क्या, ठीक है, सुनो ध्यान से। अब मैं तुम्हें सबसे पहले ये समझा देता हूं। रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री को समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। पहले मैं एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद तुम्हें इसका मतलब समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो यहां अब हम रियल आउटपुट को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। तो अब हम अपने वही चंटू भाई साहब को लेते हैं, क्योंकि हमारे फेवरेट अंकल वही हैं। अंकल बोलो या कुछ भी बोलो, मुझे नहीं पता, एज तुम अपने हिसाब से उनकी मान सकते हो। दो केसेस है फिर से। हमारे चंटू भाई साहब, अब ये ना
कार को मैन्युफैक्चर करने वाले बंदे बन गए हैं, कार्स को प्रोड्यूस करने वाले, प्रोड्यूस वर्ड सही नहीं होगा वैसे, चलो सीधी सी बात तुम समझ गए ना, कार्स मैन्युफैक्चर करने वाले जो हैं वो बंदे बन गए हैं। एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, अगर कुछ और है तो कमेंट्स में मुझे बताना। तो चंटू भाई साहब क्या करते हैं, कुछ साल पहले या समझ लो 2025 में चंटू भाई साहब 10 कार्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते थे। एक कार की कॉस्ट पड़ती थी 10 लाख रुपए, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए जो है इनके लग जाते थे। ये कॉस्ट है, यानी कि 10 कार्स को बनाने की जो कॉस्ट है वो है 1 करोड़ रुपए, ठीक है ना। 10 लाख का मतलब 5 और 6 जीरो और एक ये 7, ठीक है, 1 करोड़। वहीं अपने के जो चंटू भाई साहब हैं 2026 में सोचते हैं कि मैं फिर से कार्स बनाऊंगा, पर इस बार मैं अपना बजट थोड़ा ना बढ़ा लेता हूं। तो उन्होंने क्या करा, 10 कार्स ही बनाई हैं, पर इस बार एक कार जो है वो 11 लाख रुपए में बनी है, ठीक है। तो 10 कार्स बनाने की इस बार जो कॉस्ट आई वो क्या आई, 1 करोड़ 10 लाख रुपए, है ना, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और यहां 1 करोड़ के आगे 7 जीरो होंगे तो ये हो गया 1 करोड़ रुपए। आया समझ? दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझो, थोड़ा सा टिपिकल है पर इतना भी मुश्किल नहीं। पहले 2025 में चंटू भाई साहब 10 कार्स जो हैं वो बनाते हैं। एक कार बनाने में 10 लाख रुपए लगते हैं, तो 10 कार बनाने में 1 करोड़ रुपए लग गए। अब क्या हुआ, 2026 में कार बनाने के लिए जो सामान चाहिए था वो महंगा हो गया, तो एक कार बनाने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई। पहले 10 लाख में एक कार बन रही थी, अब 11 लाख में एक कार बन रही है। तो 10 कार ही बनाने के लिए अब 1 करोड़ 10 लाख रुपए लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या रियल आउटपुट बढ़ा? जो प्रोडक्शन होनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है वो बढ़ी? नहीं बढ़ी। सिर्फ और सिर्फ 10 लाख से लेके 11 लाख तक जो महंगाई है, जो कॉस्ट है, कार बनाने की चीज़ों की जो कॉस्ट है वो बढ़ी है, लेकिन जो आउटपुट है वो तो उतना ही है। 10 कार्स ही पहले बन रही थी, 10 ही अब बन रही हैं। सिर्फ महंगाई बढ़ी है, रियल आउटपुट नहीं बढ़ा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में जब रियल पर कैपिटा इनकम भी बढ़े, रियल आउटपुट भी बढ़े, यानी महंगाई जितनी बढ़ रही है उस महंगाई से ज़्यादा स्पीड से ये रियल पर कैपिटा इनकम और रियल आउटपुट बढ़े, तब कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो, नहीं आया है तो फिर मैं वही कहूँगा, वीडियो पीछे करो, दोबारा सुनो, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये नहीं समझाया जा सकता। चलो अब बात करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मायर के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रोसेस है जिसमें जो पर कैपिटा रियल इनकम है या रियल पर कैपिटा इनकम, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूं, किसी कंट्री की जब ये वाली इनकम इंक्रीज होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी आने वाले लंबे समय तक लॉन्ग टर्म में जब ये रियल पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की बढ़ती है तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। वही यहां पर कहा गया है। आगे फीचर्स क्या हैं इस इकोनॉमिक ग्रोथ के? सबसे पहली बात, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रियल पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है। ये जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म है, यानी लंबे समय तक का है, शॉर्ट टर्म नहीं है, एंड एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाला, लगातार इंक्रीज होने वाला प्रोसेस है। साथ ही साथ चीज़ों को और आसान बनाने के लिए, चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट में ये अज्यूम किया है कि प्राइजेस कांस्टेंट रहेंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर महंगाई नहीं बढ़ रही है तो रियल पर कैपिटा इनकम नॉर्मल पर कैपिटा इनकम जैसी ट्रीट की जा सकती है।
बट एक्चुअल इसका जो मतलब होता है वो मैं तुम्हें समझा चुका हूं। ठीक, सिर्फ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अज्यूम किया गया है कि प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मोटा मोटी मतलब यही था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो ब्रॉडर है देन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे कहीं ज़्यादा बड़ी गेम है। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर आती है, उसका बच्चा है, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे है, सब जानेंगे। फिलहाल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमने उसका मीनिंग जाना, रियल पर कैपिटा इनकम या रियल आउटपुट ऑफ कंट्री का लॉन्ग टर्म तक बढ़ना, कंटिन्यूअसली बढ़ना, उसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोफेसर मायर की डेफिनेशन देखी, इसके फीचर्स के बारे में जाना, एग्जाम्पल्स के जरिए रियल पर कैपिटा इनकम, रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री के बारे में हमने थोड़ा समझा। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब नोट नहीं करना, नोट्स मिलेंगे, फ्री है या पेड, लास्ट में पता चलेगा। कैसे मिलेंगे, लास्ट में पता चलेगा। बस वीडियो को पॉज करो और रीड करो। चलो पॉज करो, रीड करो। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, या कहो तो दो तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले है क्लासिकल व्यू। ठीक, क्लासिकल व्यू क्या कहता है, इनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिफाइन होती है जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में या लॉन्ग टर्म में रियल पर कैपिटा इनकम या रियल नेशनल इनकम बढ़े। यानी क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग जब रियल नेशनल इनकम या रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ठीक, अब बारी आ गई है, ये टाइम आ गया है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को समझने का, जानने का, जो ज़रूरी है। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम जितनी है डिवाइडेड बाय जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की। जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालनी है या जिस भी देश के किसी एक व्यक्ति की एवरेज इनकम निकालनी है, उसके लिए जो टोटल नेशनल इनकम है उसे डिवाइड करो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन के साथ। राइट, यह है पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं रियल इनकम पे। देखो, जहां पर भी वर्ड रियल लिखा आ गया ना, वहां पर हमें उसको महंगाई के हिसाब से देखना होता है। जैसे कि यहां पर रियल पर कैपिटा इनकम के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। रियल नेशनल इनकम का मतलब होता है जब नेशनल इनकम को देखा जाए महंगाई को भी नज़र में रखते हुए। देखो ध्यान से, जैसे रियल नेशनल इनकम का बढ़ने का मतलब है कि नेशनल इनकम का महंगाई से ज़्यादा स्पीड से बढ़ना। मान लो नेशनल इनकम किसी एक साल में किसी एक कंट्री की वो थी 1,00,000 रुपए। मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि किसी एक कंट्री की नेशनल इनकम 1,00,000 रुपए थी पिछले किसी एक साल में, और अब वो नेशनल इनकम बढ़कर 1,10,000 हो गई है, पर साथ ही साथ 10% महंगाई भी बढ़ गई है। तो ये जो 10,000 नेशनल इनकम बढ़ी है उतनी ही महंगाई भी बढ़ गई है। तो हम यही कहेंगे कि रियल नेशनल इनकम में कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि महंगाई भी उतनी ही साथ में बढ़ गई है। सो आई होप कि इतना समझ आ गया हो। जहां पर वर्ड रियल लग गया वहां पर हमें महंगाई को या प्राइस लेवल को कंसिडर करना पड़ता है। इसलिए इसका फॉर्मूला भी यही है, मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। यानी कि प्राइस लेवल के बढ़ने से मनी इनकम या टोटल नेशनल इनकम में क्या फ़र्क आता है, इन्फ्लेशन के आने से, महंगाई के आने से, प्राइस लेवल के बढ़ने से मनी इनकम में क्या फ़र्क पड़ता है, वही चीज़ रियल नेशनल इनकम या रियल इनकम कहलाती है। और उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना हुआ है। इसी फॉर्मूला को अगर तुम्हें सिंबल्स के टर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, आर वाई मतलब यही रियल इनकम, वाई मतलब मनी इनकम, और यहाँ ये पी मतलब प्राइस लेवल। तो इसको ऐसे सिंबल्स की नोटेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, उसका क्लासिकल व्यू। जब रियल पर कैपिटा इनकम, रियल नेशनल इनकम लॉन्ग टर्म में बढ़े, इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। यह है क्लासिकल व्यू।
पर इसकी कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। क्या है वो क्रिटिसिज्म्स, ध्यान से सुनना, तो मैं बोल के बताने वाला हूं। एग्जाम में तुम्हें जैसे अपने हिसाब से लिखना है लिख देना, पर बस समझना जरूरी है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि अकेली पर कैपिटा इनकम का बढ़ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, मान लेते हैं कि चंटू बहुत अमीर आदमी है जिसकी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा छोड़ो, अभी हम पर कैपिटा निकाल नहीं रहे, सीधी सी बात है, चंटू की जो इनकम है इंडिविजुअली, मैं अलग अलग ऐसे ही देख रहा हूं। मान लो चंटू बहुत अमीर आदमी है, उसकी इनकम है कितनी रखें, 1,00,000 रुपए, ठीक है। वहीं एक और उसकी बहन है चंटी, जो उससे अलग रहती है और उसकी इनकम कम है, सिर्फ 10,000, सिर्फ और सिर्फ 10,000। अब अगर मुझे इनकी पर कैपिटा इनकम निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे सबसे पहले इनकी दोनों की इनकम को टोटल करना पड़ेगा, है ना। टोटल नेशनल इनकम ऊपर आती है, तो मान लो कि ये जो पर कैपिटा इनकम है, ऊपर मैंने इनका टोटल किया, यानी इन दोनों का सम किया, तो वो बना 1,00,000। ये तो हाँ 1,00,000 ही है, प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जितने बंदों की मैंने यहां पर सम करी है इनकम, डिवाइडेड बाय वही उतने नंबर, मतलब यहां चंटू और चंटी दो लोगों के लिए तो नीचे 2। अब यहां पर जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरी पर कैपिटा इनकम, इसको सॉल्विंग कर लेना, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ये तो इजी है, बस इनका सम करके 2 से डिवाइड करना है। आंसर आएगा 55,000। तो पर कैपिटा इनकम हो गई 55,000। पर क्या एक्चुअल में ये सही है? तुम खुद बताओ। नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम 55,000 होने का मतलब यह हुआ कि जिन दो व्यक्तियों की हमने इनकम लिखी है उनको हमने दोनों में बराबर बांटा, यानी इसकी इनकम भी होनी चाहिए थी 55,000, इसकी इनकम भी होनी चाहिए थी 55,000, पर यहां तो एक की 1,00,000 है और एक की सिर्फ 10,000 है। यह तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब पर कैपिटा इनकम के बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी। रिच और पुअर में जो गैप है वो ये पर कैपिटा इनकम नहीं बता पा रहा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम निकालते समय ये नहीं पता चल रहा कि कौन ज्यादा अमीर है कौन ज्यादा गरीब है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इनमें, इस वजह से सिर्फ पर कैपिटा इनकम का बढ़ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं हो सकता। वैसे ही दूसरा पॉइंट, सिर्फ रियल नेशनल इनकम का बढ़ना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अकेला इंडिकेटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिर्फ रियल नेशनल इनकम के बढ़ने से हमें यह पता चलता है कि प्रोडक्शन बढ़ी है ना, गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ी है, पर यह थोड़ी ना पता चलता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ गई है, यह थोड़ी पता चलता है। तीसरी चीज, अब रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, रियल नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक बढ़ेगी, ठीक है, पर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उस चीज के इंडिकेटर कैसे हैं, ये उस चीज को कैसे बता पा रहे हैं कि आखिर इकोनॉमिक वेलफेयर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कहो सर ये तो आपने पहले भी बोला था, वो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला था। एक्चुअल में ये एक अलग पॉइंट है। पहले पॉइंट में सिर्फ इतना आएगा कि रियल पर कैपिटा इनकम अलोन इज नॉट इनफ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज there is a great gap between rich and poor which cannot be identified in per capita income or real per capita income, right? उसके बाद रियल नेशनल इनकम का पॉइंट में सिर्फ इतना आएगा कि रियल नेशनल इनकम भी अकेला इनफ नहीं है। फिर तीसरे पॉइंट में ये आएगा कि ये दोनों से सिर्फ प्रोडक्शन पता चलती है बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है, इसका इंडिकेशन नहीं मिलता। ये तीसरे पॉइंट में आएगा। वैसे चौथा पॉइंट तुम ये कंसिडर कर सकते हो कि कुछ जगह पर इकोनॉमिस्ट्स ने प्राइसेस को, इन्फ्लेशन को कांस्टेंट मान रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ साथ आगे कई सारे और पॉइंट्स भी, जितना तुमने अभी तक पढ़ लिया है
उसमें से तुम बना सकते हो। बट अगर इसमें तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना, ऑनलाइन में, बुक्स में, कई जगह पर वैसे कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में भी अवेलेबल है, पर तुम्हें नहीं देखना, तो मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है जो तुम्हें मिलेंगे। प्राइस क्या है, फ्री है या पेड? चलो ठीक है, बार बार नहीं बोलूँगा, सस्पेंस तोड़ने वाला हूँ, अब मैं ध्यान से सुनना। तो ये जो नोट्स हैं तुम्हें कैसे मिलेंगे ये तो एंड में पता चलेगा, पर क्या ये पेड हैं? है, पेड है। पर 1 मिनट सुनो, 1 मिनट, भाग मत जाना, गुस्सा मत करने लग जाना, सर पेड दे रहे हो, पेड। रुको, ध्यान से सुनो। देखो, ये नोट्स बनाने में मेरी भी मेहनत लगी है, ठीक है। 22-23 पेजों का कंप्लीट चैप्टर को सिर्फ 7-8 पेजेस में इंपॉर्टेंट चीजें समराइज करना, अननेसेसरी चीजें रिमूव करना, इसमें टाइम लगता है। और कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन नोट्स में कौन सी नहीं रखनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। अब अगर ये एक्सपीरियंस गेन किया है, ये नॉलेज गेन करी है, टाइम दिया है नोट्स बनाने में, तो मेरा ये हक बनता है यार कि उसमें थोड़ा सा प्राइस बैरियर तो मैं लगाऊं, है ना। अब इतना भी ज़्यादा नहीं है कि तुम अफोर्ड ना कर पाओ, ठीक है। जो मुझे ये नोट्स खरीदने के लिए पहले 5 स्टूडेंट्स आएंगे, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, उन्हें ये चैप्टर के कंप्लीट नोट्स जो हैं 7 से 8 पेजेस के, वो मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब इन 5 स्टूडेंट्स के बाद अब जो छठा या 7वां स्टूडेंट और आएगा, उनके लिए नोट्स कितने के हो जाएंगे सर? महंगे हो जाएंगे? अरे इतने भी नहीं होंगे, उनके लिए नोट्स हो जाएंगे सिर्फ 99 रुपीज़ के, बस सिंपल, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मिलेंगे कैसे? इस वीडियो के एंड में तुम्हें अपना एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, अपना नहीं, अपनी टीम का, मतलब मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं है। सो ये हमारा एक बिजनेस अकाउंट है, एक बिजनेस व्हाट्सएप नंबर होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। उसमें तुम मुझे मैसेज करोगे या हमें मैसेज करोगे कि वी वांट नोट्स या आई वांट नोट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीनिंग एंड मेजरमेंट। उसके बाद तुम्हारे पास हमें QR कोड भेजेंगे, तुम्हें बस उसमें, अगर तुम पहले 5 स्टूडेंट्स में से एक हो तो तुम्हें नोटिफाई कर देंगे कि आप प्लीज़ इसमें 49 रुपीज़ पे कर दीजिए। जैसे ही पे करके स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, हम तुम्हें नोट्स PDF फॉर्मेट में सेंड कर देंगे। दैट विल बी हैंड रिटन नोट्स, डिजिटल नोट्स नहीं होंगे, ठीक है। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा तो हैंड रिटन नोट्स होंगे, डिजिटल नोट्स नहीं होंगे। मैंने खुद लिखे हैं वो नोट्स, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें कवर्ड होंगी। बस और ज़्यादा ना बोलूँ तो बढ़िया रहेगा। फिर वही है, अगर तुम उसके बाद वाले 6th या 7th स्टूडेंट हो गए तो तुम्हें 99 रुपीज़ उसमें डालने के लिए बोल दिया जाएगा, डालना, तुम्हें नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्लासिकल व्यू के बारे में पढ़ा कि वो क्या कहते हैं, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। फिर हमने पर कैपिटा इनकम के फॉर्मूला को पढ़ा, रियल इनकम के फॉर्मूला को पढ़ा, उसकी नोटेशंस देखी, फिर क्रिटिसिज्म्स के बारे में डिस्कस किया, और फिर अपने नोट्स के बारे में डिस्कस किया। चंटू चंटी की एग्जाम्पल भी देखी। अगर तुम्हें नाम पसंद, आउच क्या हो रहा है, नाम पसंद नहीं आ रहा है तो तुम इन्हें बदल सकते हो, राज या सिमरन रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं साइड हो जाता हूँ। ये प्राइजेस सुनने के बाद अब ये तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें नोट्स लेने हैं या खुद से यहीं से नोट करना है और खुद से पढ़ना है। क्योंकि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक्सप्लेन करने की चीज़ है, बट एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, उसका वे डिफरेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, वो नॉलेज डिफरेंट होती है, तो उसका ही प्राइस होता है, ठीक है। चलो ये बातें बहुत हो गई हैं, नोट करना है नोट कर लो, रीड करना है रीड कर लो। अब हम बढ़ते हैं आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने का दूसरा व्यू, मॉडर्न व्यू के ऊपर, ठीक है। क्लासिकल व्यू हम देख चुके हैं, मॉडर्न व्यू कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर रादर देन ओनली इनकम। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करने का या डिफाइन करने का जो मॉडर्न व्यू है वो ये कह रहा है सिर्फ इनकम बढ़ना ही काफ़ी नहीं है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ रही है या नहीं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है या नहीं, ये देखना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर वो भी बढ़ रहा है तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। सिर्फ इनकम के बढ़ने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना माना नहीं जा सकता, ठीक। अब जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे क्या क्या रिड्यूस होता है, क्या क्या कम होता है? गरीबी, बेरोजगारी और इनकम इनइक्वालिटी, मतलब
कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उसकी इनकम बहुत कम। तो इनकम में ये जो इनइक्वालिटी है, जो बराबर नहीं है, असमानता है, उसे कम करता है, ख़त्म करता है। एंड इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लोगों का जो वेलफेयर है, जो उनका जीवन स्तर है, जो उनका स्टैंडर्ड है, उसे इम्प्रूव करता है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी कम होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेलफेयर ऑफ पीपल इंप्रूव होता है। अब बात करते हैं गॉलेट्स। अब गॉलेट्स बोलो, गॉलेट्स बोलो, कुछ भी बोलो, स्पेलिंग मत गलत लिखना बस, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें सुनाना नहीं है, तुम्हें लिखना है। तो गॉलेट्स 3 एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है या होने के जो एलिमेंट्स हैं, या कहो तो कुछ साइंस हैं, वो ये 3 हैं मोटा मोटे, जो एग्जाम में अगर तुम लिखोगे तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। पहला है लाइफ सबसिस्टेंस, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ज़िंदगी जीने की, रोटी कपड़ा मकान, और आजकल वैसे फ़ोन भी हो गया, फ़ोन लिख मत देना, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो कोई भी एक बंदा या हर एक व्यक्ति जो उस देश में रह रहा है वो पूरा कर पा रहा है। सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है, जो लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। जो गरीबी रेखा से नीचे गरीब लोग थे, अपने आप को इन्फीरियर मानते थे, निचला मानते थे, वो अब कॉन्फिडेंट हो गए हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गई है, उनकी इनकम बढ़ रही है। बेसिकली कहा जाए साफ सीधे शब्दों में, देश में हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, सीधी सी बात, जिस वजह से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। फ्रीडम, किस चीज़ की फ्रीडम अगर देश में है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, लोग चूज कर सकते हैं उन्हें क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज़, चूज करने की फ्रीडम, कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है ना। सो फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, सेल्फ एस्टीम होना एंड लाइफ सबसिस्टेंस, जब ये तीनों चीज़ें हो रही होती हैं अच्छे से, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस देश में हो रही है या हो गई है और अब मेंटेन करने की ज़रूरत है। साफ सीधी सी बात। सो यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडर्न व्यू। क्लासिकल व्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वैसे तो समझने के लिए, लिखने के लिए इतना कंटेंट इनफ है, बट अगर एग्ज़ाम में जगह हो लिखने के लिए, तुम्हारी हैंडराइटिंग छोटी है या टाइम हो और इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी हो, तो वो तुम्हें देखने को मिलेगी मेरे नोट्स में। तुम कहोगे सर आप तो यहाँ पर अपने नोट्स की प्रमोशन करने आए हो। ऐसा नहीं है, ये कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि देखो तुम मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूं ये कंटेंट और अपनी बुक खोल के देख लेना, एक भी चीज़ मिस नहीं हुई है। एक्स्ट्रा हो सकती है यहाँ पर मेरी पढ़ाई चीज़ें, पर कम नहीं हो सकती। सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आने वाली एक भी चीज़ को नहीं छोड़ रहा हूँ। इसलिए ये सवाल उठाना गलत होगा। बस मेहनत करिए, तुम्हारे लिए प्रॉपर बैठ के रिवीजन नोट्स बनाए हैं, इसीलिए उस चीज़ को ओन करना ज़रूरी है। नंबर लिख रहा हूं एक यहां पर, ध्यान से देखना। नंबर है मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप नंबर। फोन मत करना, मैं पहले बोल रहा हूं, व्हाट्सएप करना है ओनली। व्हाट्सएप करना है 82 83 83 36 58 8283833658 8283833658। इस नंबर पे तुम्हें जस्ट मैसेज करना होगा कि हेलो सर, आई वांट नोट्स ऑफ चैप्टर, जो भी ये नाम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीनिंग एंड मेजरमेंट, एंड देन एक QR कोड आएगा, प्राइस लिखा आएगा। अगर तुम पहले 5 स्टूडेंट्स में से एक हो तो 49, बाद के हो तो 99, और जैसे ही तुम पे करके स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तुम्हें वो नोट्स PDF फॉर्मेट में सेंड कर दिए जाएंगे। पहले ही बता रहा हूं, जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन हैं, बाद में मत कहना कि सर डिजिटल भेजो। हैंड रिटन नोट्स हैं, डिजिटल नोट्स नहीं है, इतने में इतना ही मिलेगा। और सिर्फ रीड करना है, नोट्स खरीदने हैं तो बाद में तुम्हारी मर्जी है। चलो, हाँ जी, तो चलो आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसे देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला डिफरेंस, सिंगल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट,
मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक सिंगल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अब ये सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? देखो, सिंगल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट का मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसी एक सिंगल चीज पे फोकस कर रहा है, सिर्फ एक चीज को देख रहा है कि या तो पर कैपिटा नेशनल इनकम, रियल पर कैपिटा नेशनल इनकम या रियल नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए। बेसिकली ये प्रोडक्शन पर मेन फोकस कर रहा है, एक ही डायमेंशन पे फोकस कर रहा है। वहीं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, रियल पर कैपिटा इनकम, रियल नेशनल इनकम तो बढ़े, पर साथ ही साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आने चाहिए, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक वेलफेयर में भी चेंज आना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो मैंने वर्ड यूज करा वो तुम्हें इस पॉइंट में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। सो आई होप मल्टी डायमेंशनल मतलब एक से ज्यादा चीजों को देखना और सिंगल डायमेंशनल सिर्फ एक चीज पे फोकस करना, पहला डिफरेंस। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज पे फोकस करता है, मतलब क्वांटिटी कितनी है किसी चीज की, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितने यूनिट्स, 10 यूनिट, 100 यूनिट, 1 यूनिट का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, यह क्वांटिटी पे फोकस करता है। वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटी तो देखता ही है, साथ ही साथ क्वालिटेटिव पे भी फोकस करता है कि चीजों की क्वालिटी कैसी है। अगर इनकम बढ़ रही है तो उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उन चीजों पर भी फोकस करता है। देखो, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस उसको अलग अलग तरह से, अलग अलग वर्डिंग में, अलग अलग टर्म्स के जरिए एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वही तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के एग्जाम में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लिखना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, बट कंसेप्ट क्लियर होने के बाद उसे अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस कैसे करना है यह समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगला डिफरेंस, कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल चेंज, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब है लगातार होने वाला चेंज कंटिन्यूअस, एंड धीरे धीरे होने वाला चेंज ग्रेजुअल चेंज, ठीक। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है स्पॉन्टेनियस एंड स्ट्रक्चरल चेंज। अब सुनो, स्पॉन्टेनियस एंड स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होने वाला चेंज, जैसे नए नए बिजनेसेस का खुलना। अब लोग सोचते हैं, उनके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आया, उन्होंने उसे इंप्लीमेंट किया, नया बिजनेस खड़ा कर दिया, अपने आप हुआ ना, मतलब इसमें सरकार ने तो नहीं किया ना कुछ। एक इंसान के दिमाग में आइडिया आया, मैं बिजनेस खोलूं, उसने खोल दिया, सरकार से अब उसे खोलने के लिए जो परमिशंस लेनी पड़ी वो अलग चीज है, बट हुआ तो अपने आप। नई टेक्नोलॉजी का आना और इकोनॉमी में नए नए बदलाव होना जो अपने आप हो रहे हो, नेचुरली हो रहे हो। तुम्हारे दिमाग में भी अगर कोई आता है तो कमेंट्स में मुझे बताना। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में, ढांचे में परमानेंटली कोई बदलाव आना, जैसे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में लोगों का शिफ्ट होना, सेकेंडरी से टर्शरी में शिफ्ट होना, विलेजेस से सिटीज में लोगों का आना, गांव से शहरों में आना, इकोनॉमी का ग्रो करना, तो ये सब चीजें स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंडर आ जाती हैं। सो आई होप इतना क्लियर है। स्पॉन्टेनियस चेंज जो अपने आप होता है, स्ट्रक्चरल चेंज जो देश के स्ट्रक्चर में, ढांचे में जो बदलाव आता है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बिना भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जस्ट प्रोडक्शन बढ़ना, रियल पर कैपिटा इनकम, रियल नेशनल इनकम का बढ़ना इन्वॉल्व है, जो गवर्नमेंट डायरेक्शन के बिना मार्केट फोर्सेस पर भी छोड़ दिया जाए तो हो सकती है, पॉसिबल है। पर वहीं अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जाए तो जो डेवलपमेंट वाली चीज आ जाती है ना, इसमें हमें सिर्फ इनकम नहीं बढ़ानी, हमें साथ साथ क्या क्या बढ़ाना है, अब तो तुम्हें भी रट गया होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, लोगों का जो जीवन स्तर है, गरीबी कम करनी है, बैकवर्डनेस हटानी है, इकोनॉमिक या फिर इनकम इनइक्वालिटी रिमूव करनी है, इतनी सारी चीजें हमें साथ में करनी है। तो उसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट प्लानिंग की जरूरत होती है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी चाहिए, साथ साथ उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन, रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो पाती है, ठीक। अब बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये डेवलपमेंट के बिना भी हो सकती है, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो डेवलपमेंट के बिना भी हो सकती है, पर जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना नहीं हो सकती। यहां पर ग्रोथ आना था, ये ग्रोथ के बिना नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है,
साफ सीधी सी बात बताता हूं, सिर्फ एक चीज लिखूंगा तो मैं सब क्लियर हो जाएगा। जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट वो बराबर होती है ग्रोथ प्लस चेंज के, और ये चेंज जो है वो स्ट्रक्चरल चेंज है, लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का चेंज है, पॉवर्टी में चेंज आना, पॉवर्टी खत्म होना, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होना और एम्प्लॉयमेंट आना, मतलब ये जो चीजें पॉजिटिव वे में चेंज हो रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं, वो चेंज की बात यहां पे करी जा रही है। सो डेवलपमेंट होने का मतलब ग्रोथ होना भी है कि जो रियल पर कैपिटा इनकम, रियल नेशनल इनकम या प्रोडक्शन, इन सब का बढ़ना भी है, साथ ही साथ लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ना चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए, तब डेवलपमेंट कहलाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। मतलब यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर कहीं तो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अकेली होनी हो तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना भी हो सकती है, पर अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ उसका एक पार्ट है। तो वही कहा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के बिना भी हो सकती है, कैन अक्कर विदाउट डेवलपमेंट, पर जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता। ये चीज का ध्यान रखना। आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है रिलेटेड मेनली टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उसका अगर हम आइडिया देखें तो वो ज्यादातर लागू होता है उन इकोनॉमीज पर जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। वहां पर सिर्फ इनकम को बढ़ाया जाए तो बहुत है, क्योंकि जब ये डेवलप्ड इकोनॉमीज अपने डेवलपिंग फेज में होंगी उस टाइम पर इन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये जो चीजें जो डेवलपिंग कंट्रीज ने अभी ठीक करनी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज ने ठीक करनी है, वो ये ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो अब डेवलप्ड इकोनॉमीज को जो चीजें वो अचीव कर चुकी हैं वो मेंटेन करके रखनी है, उसी लेवल पे रखनी है या उन्हें ऊपर और उठाना है, एंड इनकम बढ़ानी है। तो सिर्फ इनकम बढ़ाने की अगर चीज देखी जाए ना, इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाए ना, तो वो डेवलप्ड इकोनॉमीज के केस में ज्यादा बढ़िया फिट बैठता है। पर डेवलपिंग इकोनॉमीज या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, यूडी का मतलब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, एग्जाम में पूरा लिखना, यूडी मत लिखना। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए ज्यादा रेलेवेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें इनकम भी बढ़ानी है, बाकी चीज़ों में भी चेंज कर लाना है। तो ये सारी चीज़ अगर करनी है तो वो अंडर डेवलप्ड या फिर साथ में लिख देता हूं, या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज के केस में ये अच्छा बैठता है। सो ये थे दोनों में जो डिफरेंस के पॉइंट्स है। इकोनॉमीज लिख दिया, इकोनॉमीज, ओके। ये थे इनके कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स। समराइज करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ सिंगल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसमें क्वांटिटेटिव चेंज होता है, इसमें क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंज दोनों होते हैं। ये कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल चेंज होता है, ये स्पॉन्टेनियस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ये गवर्नमेंट डायरेक्शन के बिना भी हो सकता है। इसमें प्लानिंग, डायरेक्शन, रेगुलेशन सब चाहिए, गवर्नमेंट का साथ चाहिए। ये डेवलपमेंट के बिना हो सकता है, ये ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता, बिकॉज डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस चेंज। ये डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, उससे रिलेटेड है, और ये ज़्यादा रेलेवेंट है अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। एट द एंड क्या है, कंसेप्चुअली ये दोनों काफ़ी डिफरेंट है। कंसेप्चुअली जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये काफ़ी डिफरेंट है, और वो हमने देख भी लिया, डिफरेंस तो है। लेकिन फिर भी आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में या ओवरऑल आगे फर्दर स्टडीज में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स टॉपिक या कहें तो इस ब्रांच के अंडर हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की जगह ग्रोथ यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मेन चैप्टर ही इस चीज़ के ऊपर था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसीलिए हमें ये डिटेल में करना पड़ा। अदरवाइज आगे इनको इंटरचेंजेबली या एक दूसरे की जगह पर भी यूज किया जा सकता है। ठीक, अब देखो यहां पर इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने तुम्हें करवा दिया, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया है।
अब बारी आती है इसके मेजरमेंट्स की। अब इसके मेजरमेंट्स कौन से हैं? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ऑक्यूपेशनल पैटर्न, कंपैरिजन मेथड, HDI, PQLI एंड एक दो मेथड शायद और है। तो वो जो मेजरमेंट्स के मेथड्स हैं उन्हें हम करेंगे इसके पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने इसके मीनिंग को, डिफरेंस को और एग्जाम में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हर एक एक टॉपिक को इतने तगड़े तरीके से कर लिया है जो शायद तुम्हें कोई और इतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा या नहीं समझाएगा। बाकी हाँ, मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता, हो सकता है मुझसे भी अच्छे बहुत सारे टीचर हों, बट अपनी तरफ से मैंने अपना 100% दे दिया है। अब इसे मैं साइड हो जाता हूँ, पॉज करो, रीड करो, नोट मत करो। क्यों? पता है ना तुम्हें। चलो, एंड वाला ज्ञान बाकी है, एंड वाला ज्ञान सुने बिना नहीं जाना। चलो, नोट करो, नोट मत करो, पॉज करो, रीड करो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मजाक कर रहा हूँ। अब बात करते हैं एंड वाले ज्ञान की। आज तक मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई हैं पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से हटकर, वो या तो मेरे स्टूडेंट लाइफ के छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस थे या फिर मैंने वो बातें कहीं पढ़ी थी। पर अब जो मैं बात तुम्हें कहने वाला हूँ वो मेरे खुद की प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है और मुझे भी याद रखने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और इस दौरान एक अपॉर्चुनिटी आई, ग्रैब करी, पर कुछ रीज़न्स की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हाथ से चली गई, छोड़नी पड़ी। फिर एक और चीज़ ट्राई करने की कोशिश करी, उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी करी, लीड्स आई पर कन्वर्ट ही नहीं हुई, वर्कआउट नहीं हो पाई। नहीं पता आगे और कितनी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, नहीं पता कितनों में फेल होना पड़ेगा, नहीं पता कौन सी चीज़ वर्कआउट करेगी। लेकिन एक चीज़ पता है, फैमिली साथ में है जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। कान्हा जी साथ में हैं जिन्होंने बड़े सपने देखने का हुनर दिया है, हुनर लिखा है। तो किसी ना किसी पन्ने पे तथास्तु भी ज़रूर लिखा होगा। बस यही सोचकर ट्राई करता रहूँगा। अभी तो तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है और अगर तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हो तो आगे बहुत कुछ आने वाला है यार, तैयार रहना। और अभी फ़िलहाल अगर तुम्हें चाहिए हैंड रिटन नोट्स, अगर तुम्हें चाहिए हैंड रिटन नोट्स इस चैप्टर के, तो तुम्हें हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर है 82 83 83 36 58 8283833658। यहाँ पर तुम्हें जस्ट इतना मैसेज करना है कि हाय सर, आई वॉन्ट नोट्स ऑफ, और जो भी ये चैप्टर का नाम है वो तुम यहाँ पे टाइप कर देना। और इसके बाद बस फिर इसके बाद अगर तुम फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स में से एक हो जिसने हमसे ये नोट्स की डिमांड की है, तो तुम्हें ये नोट्स मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। सिर्फ ये एक चैप्टर के नोट्स, सभी के नहीं बोल रहा, अभी सभी तो बने भी नहीं हैं, बट जब सब बनेंगे तो वो अलग बात है, आगे सबका एक कॉम्बो बना देंगे या फिर जो भी है। बट फिलहाल अभी इस चैप्टर के लिए 49 रुपीज़। और अगर तुम 6th 7th या फिर उसके बाद के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए ये जो चैप्टर के नोट्स है वो 99 रुपीज़ में अवेलेबल रहेंगे। वहाँ पर तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, एक बार मैसेज कर देना, नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हारे पेमेंट करने के बाद। सो बस इतना ही है। मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम इसका ये जो मेजरमेंट्स वाला पार्ट है वो करेंगे, ठीक। एंड पार्ट 2 जल्दी आएगा, टेंशन मत लो। पिछली बार मैं खुद एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, इसीलिए टाइम मैनेज करना डिफ़िकल्ट था तो मैं नहीं पढ़ा पा रहा था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हारी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट होगा। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, शायद अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर आएगा। इसीलिए बस पढ़ते रहो, खुश रहो, चिल करो। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, BA BSc इकोनॉमिक्स के या जो जिन्हें भी ये टॉपिक करना है उनके साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलता हूँ पार्ट 2 में। बाय बाय।